जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। तो आज हम लोग यहाँ पे लिंग, विद्यालय और समाज, इसका जो यूनिट 2 है या यूँ कह लीजिए जो आपका इकाई 2 है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि आपकी सामाजिक व्यवस्था मतलब जो आपका सोशल सिस्टम है वो क्या होता है। इसके साथ ही जेंडर बायस, ये 2 टॉपिक इसके अंदर जो है आप जब यूनिट को देखेंगे तो आपको प्रमुखता से दिखेगा। लेकिन इसके अंदर आपको भारतीय समाज क्या है, उसमें जाति, धर्म, आर्थिक असमानता, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके साथ जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें लिंग भेद को प्रोत्साहित करने वाले मेन अगर हम बात करें तो सेकेंड यूनिट से आपको रूरल और अर्बन जो है वो देखने को मिलता है, जिसको हम ग्रामीण या फिर शहरी पर्यायवास कहेंगे, वो आपको देखने को मिलता है। और अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये वीडियो पूरी सेंटर्ड रहने वाली है कि आपको जैसा पता है कि अगर आपका एग्ज़ाम कल है या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तब आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें हम पूरा ओवरऑल जो आपका यूनिट है उसको हम लोग इसमें समराइज़ करने वाले हैं कि पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कहती हैं। अगर आप जेंडर, स्कूल और सोसाइटी के पेपर को उठा करके देखेंगे तो यहाँ पर जैसे हर पेपर की एक पैटर्न होता है, तो इसका थोड़ा पैटर्न अलग है। इसमें आपको हर बार अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो समझ है वो समझ काम करनी चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत टू द पॉइंट एकदम शॉर्ट में चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि आपका टाइम एग्ज़ाम टाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप क्या चीज़ें पढ़ते हैं वो भी बहुत मायने रखती है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट होते हुए हम जो यूनिट 2 है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का, जो मैंने बता दिया, सोशल सिस्टम एंड द जेंडर बायस, या हिंदी में कहें तो सामाजिक व्यवस्था एवं लैंगिक पूर्वाग्रह, उसको हम समझने वाले हैं, उसके पूरे टॉपिक को। और आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए हैं वो भी मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। और इसको आपको बस करना कुछ नहीं है, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप पेपर में एज इट इज़ अपने लिख के आएंगे निश्चित। और इसमें ध्यान रखिएगा कि आपके पेजेस आपको इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखने को मिल रहा है, 3 घंटे में आप उतना ही लिख पाएंगे, तो बिल्कुल टू द पॉइंट कंक्रीट मैटर लिखिए जिससे आपके नंबर उठेंगे। और प्लस डायग्राम का यूज़ ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन उसके पहले जितने भी लोग पहली बार चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको इसी प्रकार की और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है सोसाइटी की समाज क्या है। तो सिंपल शब्दों में समझिए कि समाज, लैपियर ने कहा है, यहाँ पर 1-2 की डेफिनेशन भी आपको याद ही करनी होगी भाई। लैपियर ने कहा है कि समाज से तात्पर्य व्यक्ति के समूह से नहीं अथवा समूह के व्यक्तियों के बीच में होने वाले अंतरक्रिया से होता है। शॉर्ट और सिंपल में कहा जाए तो ये कोई पर्सन, जो अलग अलग लोग हैं, वो समाज का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि जैसे एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति, तो क्या ये समाज हो गया? नहीं, ये समाज नहीं होता है। इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इनका इनसे, इनका इनसे, इनका इनसे, मतलब सबका सबसे जो इंटरेक्शन हो रहा है, दैट विल मेक अ सोसाइटी। क्लियर हुई चीज़ें? तो जब भी समाज आपके सामने नाम आए, ये पर्सन का ग्रुप नहीं होता है, ये उनके बीच के इंटरेक्शन की क्रिया होती है, अंतर क्रिया की। और वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, किसका किसके साथ संबंध है, इसका इसके साथ है, उसका उसके साथ है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। सोसाइटी हमेशा याद रखिएगा कि ये परिवर्तनशील होती है, निरंतर चलने वाली सोसाइटी। कभी उसका परिवर्तन कभी रुकता नहीं है, कभी धीरे होता है, कभी तेज होता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं आपको दी हुई हैं, इसी के साथ आप 1-2 और डेफिनेशन याद कर लेंगे। जैसे लैपियर की है, ये आसान है। मैकाइवर एवं पेज की आप याद कर सकते हैं कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है जो निरंतर परिवर्तनशील रहता है। एक साल लॉन्ग क्वेश्चन में आपका यही कोटेशन के रूप में दे दिया था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जो आपका सोसाइटी है वो क्या है? वेब ऑफ रिलेशंस है, सोशल रिलेशंस। इसको एक्सप्लेन करिए, डिस्कस करिए स्टेटमेंट को। तो यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में। पेपर आप दे रहे हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का, तो भाई बायसनेस कैसे सोसाइटी के अंदर आती है, उन चीज़ों को बताते हुए आपको आंसर उसमें लिखना है। तो ये सारे पॉइंट भी उसमें आएंगे। विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला, समाज अमूर्त है। आप कभी समाज को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप सिर्फ उसके रिलेशंस को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये एक जटिल, जैसा मैंने अभी बताया, निरंतर और परिवर्तनशील होने वाली प्रक्रिया है। पारस्परिक निर्भरता होती है, एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, इसी से तो समाज चलता है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं मैं अकेला रहूँगा, मैं तो किसी से मतलब ही नहीं रखूँगा, तो क्या वो समाज का निर्माण हो पाए? अगर सभी ऐसा सोचें तो नहीं हो सकता। समानता एवं विभिन्नता, हमारे समाज की ये भी एक गुण है कि इसमें समानता का रूप होता है। सभी अलग अलग घरों से आते हैं, सब चीज़ आते हैं, लेकिन फिर भी सबके अंदर एक राष्ट्रीय समानता होती है, सबके अंदर अलग अलग प्रकार की समानता पाई जाती है। और इसी समानता के साथ लोगों के अंदर विभिन्नता भी पाई जाती है, डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। ये डाइवर्सिटी जो हम देखते हैं, यही डाइवर्सिटी लोगों में क्या करती है, जैसे हम कहते हैं ना कि यूनिटी, अनेकता में एकता का देश है हमारा भारत। तो ये समानता है कि अलग अलग रंग, रूप, वेश, भाषा होने के बाद भी हम समान हैं।
और असमानता क्या दर्शाता है कि इसके बाद भी लोगों के अंदर कास्टिज़म जैसी चीज़ें इनहेल करती हैं। तो असमानता का कारण भी ये विभिन्नता है और समानता का कारण भी ये विभिन्नता है। फ़र्क इतना है कि हम किस रूप में किस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। पारस्परिक जागरूकता होती है आपके समाज के अंदर, सहयोग और संघर्ष दोनों चीज़ें होती हैं। मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर इन्होंने कोटेशन के रूप में दे दिया तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, अगर आपको दे दिया कि समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, इस कथन को जो है विस्तृत करिए या डिस्कस करिए। इनका सीधा सा मतलब है कि जो आपका समाज होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा समाज है, मतलब जो अभी मैंने आपको फिगर ड्रॉ किया मनुष्य से मनुष्य का, ऐसा नहीं है। अगर एक मान लीजिए चींटी है तो एक चींटी का दूसरे से तीसरे से, इन लोगों का भी अपना, आप देखिए कॉलोनी, चींटियों की तो कॉलोनी होती है, इनका इनके साथ संबंध, उनका उनके साथ, जिसका जिसके साथ मन करे आप बना दीजिए। ये भी आपका एक सामाजिक संबंध है, इंटरेक्शन है। तो ये सभी जीव जंतुओं का भी होता है, पौधों में भी देखा जाता है, उनका अपना एक अलग से कॉलोनियल मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है। चींटियों का होता है, मधुमक्खियों का आपने सुना होगा, उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। तो सबका अपना अलग अलग सामाजिक संबंध होता है, सिर्फ ये नहीं कि ह्यूमंस का होता है। क्लियर हुआ इतना? दिस इज़ ऑल अबाउट सोसाइटी। आपको जब पूरे आप बुक को भी अगर आपके पास आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल में दिया है, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन सोसाइटी। व्हाट इज़ इंडियन सोसाइटी? आपने सोसाइटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया कि ये आपकी सोसाइटी होती है, बट व्हाट अबाउट द इंडियन सोसाइटी? सोसाइटी से भारतीय समाज किस तरह से थोड़ा अलग है, अब उसको समझिए। तो आप जब भारत को देखते हैं तो भारत आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर प्रकार से आपको डाइवर्सिफाइड नज़र आता है, विविधता से भरा हुआ। तो भारत विविधता युक्त समाज है, यहाँ पर आपको अलग अलग जगह अलग अलग समाज, अलग अलग रीतियाँ, अलग अलग हर चीज़, आपको खाना पीना, वेशभूषा, सब चीज़ आपको अलग, रहन सहन सब अलग दिखेगा। तो भारत के अगर हम समाज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हैं वो। सबसे पहला क्या है? विविधता में एकता, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है आपका भारत, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रंग रूप भाषाएं, फिर भी हम क्या हैं भाई? हम भारतीय हैं। संयुक्त व्यवस्था, भारत की जो आप देखेंगे सामाजिक व्यवस्था है, संरचना है, उसमें संयुक्त व्यवस्था प्रणाली ही कार्य करती है। मतलब हम आज भी जॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है। हाँ, अब जो है जॉइंट फैमिली की तरफ से न्यूक्लियर फैमिली, जो एकांकी परिवार है, उनकी प्रबलता हो रही है, लेकिन संयुक्त व्यवस्था भारतीय समाज का जब भी विशेषता आएगा तो संयुक्त व्यवस्था यहाँ है, वैसा आपको विश्व के किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगी। समन्वय, यहाँ पर लोग कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं। आप देखेंगे हमारे यहाँ के लोगों में व्यवहार परकता बहुत ज़्यादा होती है। अब भले ही लोग उस व्यवहार को स्वार्थवश निभा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। आध्यात्मिकता, हमारा देश ही आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। आध्यात्मिकता की जो प्राचीनतम नगरी है काशी है। तो ये देश ऐसा है कि जो विविधता है, यहाँ आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा जिसमें आध्यात्मिकता इसकी विशेषता है, एक यूनिकनेस है। धर्म की प्रधानता, धर्म के आधार पर ही बहुत सारे आप देखेंगे चीज़ें अच्छी भी होती हैं और नकारात्मक चीज़ें उसी के आधार पर बढ़ती भी हैं। जाति व्यवस्था है यहाँ पर। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी आपका भारतीय समाज में निहित है कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। सारी चीज़ें आपकी भगवत गीता सभी चीज़ों में है। तो ये भारतीय समाज के क्या हैं? आपके विशेषताएं हैं। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा। पेपर काफ़ी आसान होगा, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये आपका पेपर 50 नंबर का रहता है। अब 50 नंबर का पेपर है तो आप मान लीजिए अगर आपका 2 नंबर का शॉर्ट रहा तो आपका 10 क्वेश्चन है, 20 नंबर इधर से, 30 नंबर इधर से। 30 नंबर है, आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो मतलब 28 7.5 नंबर, 7.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। बट आप मार्क्स को मत देखिए, अगर आपको अच्छा 40+ अगर आपको गेन करना है तो आपको इस प्रकार से अपने कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर रखना होगा। और ये कॉन्सेप्ट आज के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी आपके काफ़ी काम करेगा। तो भाई होता है कि एग्ज़ाम टाइम में जो हम पढ़ लेते हैं उसके बाद नहीं समय मिलता, तो कम से कम अच्छे कंटेंट वाली चीज़ों को देखिए। अब भारतीय समाज आपने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे कि इंडियन सोसाइटी में क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हमें फेस करना पड़ता है, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अब यहाँ से आपका रियल जो है प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन का आधार क्या है, कैसे उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको पता होना चाहिए ना बेसिक क्या प्रॉब्लम क्या है। तो जो भेदभाव है भारतीय समाज में, सबसे पहला धार्मिक आधार पे जातिगत, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई, प्रजातीय, लैंगिक भेदभाव। तो यहाँ देखिए भेदभाव जब आपसे कहेगा तो आप सोचिए कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, तो धार्मिक भेदभाव, जाति व्यवस्था है तो जातीय भेदभाव, लैंगिक भेदभाव जो आपका पूरा पेपर है जिसके इर्द गिर्द आपका चलेगा, भाषाई, लैंग्वेज कि हम मेरा लैंग्वेज ज़्यादा बेटर है, सांस्कृतिक, संस्कृति के आधार पर भी इस प्रकार से होता है,
आर्थिक भेदभाव कि जैसे कुछ लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया था, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, उसके बारे में भी आगे है आप में। लैंगिक भेदभाव को थोड़ा डिटेल में करेंगे क्योंकि पेपर में आपके है, और लैंगिक भेदभाव के दुष्प्रभाव क्या होते हैं वो देखिए। तो जब आप लैंगिक भेदभाव का सीधा सा मतलब है कि गर्ल है कि लड़का है कि लड़की, मैंने शॉर्ट में भी बहुत बार समझाया है इस चीज़ को, लैंगिक भेदभाव क्या है। तो लड़का है कि लड़की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप किसी एक को, खास तौर पे यहाँ लड़कियों को देखा जाता है कि आप उसको मतलब रोकते हैं, आप उसके अनुसार भूमिका तय करते हैं और उसको उसी अनुसार सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा पैदा होती है, असमानताएं होती हैं और अशिक्षा जो है ये आपकी बढ़ती है। क्लियर है इतना? सो ये आपकी इंडियन सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी में जो भेदभाव थे ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए कोई ऐसा नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते हो जिसके ऊपर आप कर नहीं सकते। हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट सेंटर्ड होकर के टॉपिक टू टॉपिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अब इसमें अगर मैं आपको हर एक डिटेल में बताने लगूँगी तो आपकी वीडियो बहुत लेंथी चली जाएगी, कोई मतलब नहीं हो कि आपको इसके बाद भी 3 यूनिट पढ़ना है। तो सांस्कृतिक कोई भी ऐसा नहीं कि जो आपको नहीं आएगा। संस्कृति के आधार पर भाषाई मतलब भाषा को अपने श्रेष्ठ मानना, दूसरे की भाषा को निम्न करना। ये अब जिस पर हम आएंगे वो आएंगे जाति। क्या होती है कास्ट? कास्ट से क्वेश्चन आया है कि कास्ट और जेंडर इंटरसेक्ट ईच अदर, इस प्रकार से आया है क्वेश्चन, आपके लॉन्ग में आया है। इसके साथ ही जाति व्यवस्था जो है किस प्रकार से रूरल और अर्बन, ये सारी चीज़ें आपकी आई हैं। तो देखिए कास्ट की जब हम बात करते हैं, हिंदी में इसको हम जाति कहते हैं। ये पुर्तगाली शब्द कास्टा से मिलकर बना है। किससे मिला है? पुर्तगाली शब्द कास्टा से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मत विभेद या फिर जाति। क्लियर हुआ? यहाँ पे कई सारी इजी डेफिनेशन है। मजूमदार और एवं मदन की डेफिनेशन है ये कि जाति एक बंद वर्ग है। मजूमदार एवं मदन जी का है कि जाति एक बंद वर्ग है। इसी प्रकार मैक्स वेबर की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, कास्ट इज़ अ क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप। कास्ट क्या है? एक क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप है। क्लियर है? इसी प्रकार आप चाहें तो चार्ल्स कूले का भी लिख सकते हैं। कूले ने भी अच्छी डेफिनेशन दी है कि भाई मनुष्य की जो आपकी अनुवांशिकी होती है, अनुवांशिकी के जिसमें चारों ओर वो रहता है वही आपका क्या होता है, उसकी जाति होती है। ठीक है? ओरिजिन से आपको जानना चाहिए कि जो जाति है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसके 2 सिद्धांत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ये वैसे तो आपको काफ़ी डिटेल में मिलेगा। सिंपल उसका जस्ट यही है कि एक तो दैवीय के रूप में बताया जाता है, एक गुण सिद्धांत है। आपने सुना भी होगा कि जो जाति व्यवस्था का उत्पत्ति हुई थी तो वो ब्रह्मा जी ने की थी। तो यही दैवीय सिद्धांत बताता है कि कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी है उनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई थी, उनके जो है बाहु से मतलब भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी, और इसके उनके जांघों से जो है वैश्य की उत्पत्ति हुई थी, और उनके पैरों से जो है शूद्रों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये इनका था। और जो गुण सिद्धांत है ये कहता है कि भाई व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम गुण। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो ये 3 गुण है, इन्हीं गुणों के आधार पर किसी का सत है तो वो ब्राह्मण में चला जाएगा, रज है तो इसमें चला जाएगा, और तम गुण है तो वो जो है वैश्य और शूद्र में चला जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से गुणों के आधार पर भी इसकी उत्पत्ति का कारण बताया गया है। अब ओरिजिन है, इसकी उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति का कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है ना कि अगर आपके कुछ भी आता है, जैसे आपको अगर ये पढ़ाया जा रहा है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। आपके अंदर किसी स्किल का विकास करना, आपके अंदर किसी एक अप्रोच, किसी पॉइंट ऑफ व्यू का विकास करना। तो वैसे ही जब ये कास्ट आया, जाति आया, तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न रहा होगा ना। तो सबसे पहला ये था कि कार्य विभाजन की जो जाति व्यवस्था लाई गई उसमें कहा गया कि जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको जातियों में, अलग अलग जातियों में बांट देना कि तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे, तुम वो काम करोगे, और उसी के आधार पे एक जाति बना दी गई। दूसरा, श्रेष्ठता एवं सत्ता की भावना, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कि मेरी ये जाति और ये जाति सबसे ऊंची है, किसी ने ऐसा कहा होगा, बनाया होगा, इसके लिए। अस्पृश्यता और छुआछूत की भावना, इसके कारण भी कि कुछ लोग जो निम्न जाति के हैं तो नहीं, तुम मुझसे दूर रहो, ऐसा नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो अस्पृश्यता है या छुआछूत है, उसकी भावना के लिए जाति का उद्गम हुआ होगा। सामाजिक स्थिति में वृद्धि के लिए, जो सामाजिक स्थिति है मतलब जो सोशल स्टेटस होता है, कि जैसे आपको पता है कि अगर सभी समान रहेंगे तो किसी को क्या पता लगेगा कौन सही, कौन गलत, कौन ऊंचा, कौन नीचा। तो इससे बेटर है कि एक ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जाए जिससे पता लगे कि मैं उच्च पद पर आसीन हूँ और नीचे मेरे बाद वाला जो है नीचे पद पे है। तो इसके लिए इसके कारण, तो और भी इसके कई कारण निकाले जा सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि आपको बस इतना जानना है, समझ आपको रखनी है इसकी। अब इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड कास्ट। अब ये देखिए, यही आपसे प्रश्न पूछा था एक, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई कास्ट और जेंडर का इंटरसेक्शन जो आपको देखने को मिलता है।
तो अगर हम बात करेंगे जब भी इंटरसेक्शन और कास्ट और जेंडर के जब आप इस आंसर को लिखेंगे तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में पहले जो भी हमने पीछे पढ़ा कि भाई जेंडर क्या होता है, कास्ट क्या होता है, इन दोनों को डिफाइन करिए। जो है जाति एक बंद वर्ग है, जो भी आपको अच्छा लगे जो डेफिनेशन, उसी प्रकार लिंग का। उसके बाद आप बताएंगे कि जो कास्ट है उसकी ओरिजिन ऐसे ऐसे होती है, कास्ट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। फिर आप बताएंगे कि भाई इसकी ओरिजिन ऐसे ऐसे हुई, जो भी हमने पीछे पढ़ा। उसके बाद ये नहीं कि क्वेश्चन ये पूरा डायरेक्ट आप उस पर आ जाएंगे, कम से कम आपको आधे पेज का इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें इतनी रखनी है। फिर आप बताएंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके अलग अलग कार्यों को बताया गया और इनके साथ साथ यहाँ क्या वर्ड जोड़ा गया है, जेंडर। तो जब भी हम जेंडर को याद रखेंगे तो जेंडर में आपको याद रखना है कि या तो गर्ल या तो बॉय, इन्हीं दोनों में तो जेंडर आप लिंग देखेंगे ना, क्योंकि ये क्या है आपका एक सामाजिक संरचना की भूमिका में कैसे किसको क्या करना है। तो इसमें आप महिलाओं को भी रखेंगे, दिव्यांग बच्चों को भी और अल्पसंख्यकों को भी, इनको भी आपको याद रखना है जब जेंडर की बात होगी। भूलिएगा नहीं कि ये नहीं कि कास्ट दे दिया तो बस उसी कास्ट में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में घूमते रहे, नहीं। आपको उनके साथ साथ महिला, दिव्यांग और अल्पसंख्यकों को भी ध्यान में रखकर अपने आंसर राइटिंग में दिखना है, ठीक है, क्योंकि ये लोग भी उसके अंतर्गत आती हैं। दुष्प्रभाव काफ़ी आसान है। देखिए आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सबसे पहले आप राष्ट्रीय स्तर से देखते हैं और नीचे तक आइए। सबसे पहले तो राष्ट्रीय एकता में, आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ डेमोक्रेसी चलती है तो प्रजातंत्र में आपके काम नहीं करेगा। और अगर प्रगति नहीं होगी देश की तो जीडीपी बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी तो मतलब आर्थिक समस्या होगी, देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। उसके साथ जो जातियां नीचे वाली हैं तो उनका तो लोग शोषण करेंगे ना, क्योंकि भाई कास्ट सिस्टम जब आपने बनाया है तो कोई ना कोई तो नीचे आएगा। तो जो नीचे आएगा तो आप उसको बार बार बताएंगे देखो तुम्हारी जाति नीचे है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तो उनका भी शोषण होता है। क्लियर है? तो दुष्प्रभाव में आप इसके अलावा भी बहुत सारे कारण लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो महिलाएं, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, इनको मतलब एक लाइन से मतलब बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। तो इग्नोर करने की वजह से इनकी मानसिक स्थिति, इनका विकास रुक गया। तो आप अपने से भी ये सब बिल्कुल बिहेवियरल टर्म्स है, इनको आप इजीली कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक पॉइंट चाहिए कि हाँ इस रास्ते से हमको आगे जाना है। एफर्ट्स, उपाय की बात करें तो उपाय कैसे होगा, तो जागरूकता, आरक्षण, रोजगार में नहीं। देखिए बहुत सारे लोग जो आरक्षण ऐसा मुद्दा है कि लोग कहते हैं कि भाई माइनॉरिटी हैं या वुमेन है या फिर आपके मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहे हैं या फिर आपके डिसेबल्ड बच्चे हैं, डिफरेंशियली एबल्ड है, तो उनको आरक्षण दिया जाए। आप आरक्षण दीजिए लेकिन रोजगार में नहीं। इससे क्या होता है कि जब आप एजुकेशन में, मान लीजिए आप हायर स्टडीज़ में दे रहे हैं, एजुकेशन में भी दे रहे हैं, फिर आगे वो रोजगार में भी ले रहे हैं, तो हर जगह जब आप आरक्षित देते हैं तो इससे जो दूसरा वर्ग है उसके अंदर एक अलग प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं और वहाँ पर आप आरक्षण के रूप में ना जो जाति है उसको आप और रिजिड कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल होने की बजाय। तो इसके पीछे का जो मतलब है, क्योंकि आरक्षण जो है आप देखेंगे तो एक टाइम पीरियड तक ही माना गया था कि भाई आज़ादी के इतने साल तक आरक्षण ही होना चाहिए, लेकिन उसके बाद इसको लाइफ लॉन्ग कर दिया गया। और आज के डेट में जो है आप देखेंगे कि जो आप कह सकते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी जिनके लिए रिजर्वेशन बनाया गया था, अभी उनको भी नहीं मिल पाता है। इस रिजर्वेशन में भी जो ऊपर के जिन लोगों ने पहले पा लिया, उन्होंने जैसे मलाई होता है दूध के ऊपर मलाई, तो वही क्रीमी लेयर बना लिया है और जितना रिजर्वेशन आता है ये सब इन्हीं लोग लेकर के जाते हैं जो कि जिनका स्टेटस अब ऊपर हो चुका है। और जो सच में गरीब हैं, SC ST इन लोगों में हैं, उन तक अभी भी ये रिजर्वेशन फिर से क्या हो गया, नीचे हो गया और ये पहुँच नहीं पा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। लेकिन रिजर्वेशन रोजगार के सेक्टर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी आपकी होती है, क्योंकि भाई जो बच्चा सही से नहीं करके आया तो आप उसको रोजगार देकर के आगे कर लें, जो पढ़ लिख के आ रहा है आप उसको पीछे कर रहे हैं। तो रोजगार में नहीं, एजुकेशन में आप दीजिए, एजुकेशन में उसको पढ़ाइए लिखाइए, आप उस काबिल बनाइए, लेकिन रोजगार के सेक्टर में न दीजिए। सामाजिक विधान का कठोरता से पालन, जो आपके सोशल रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको कठोरता से पालन करना। जाति पर आधारित संस्थाएं जो चल रही हैं, जो जातिगत संस्थाएं चलती हैं आपकी बहुत सारी हैं, इनको सबसे पहले बंद करना चाहिए, तभी ये चीज़ें आपकी सही होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम और भी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि जो आपके जातिगत संस्था है इसके प्रति सरकार भी कुछ लेकर के आए, कुछ नियम बनाए कि भाई कोई भी अगर इस चीज़ का प्रमोट करते हुए दिखा, कोई ऐसी सभा हो उसको निष्कासित कराई जाए। ये सारे एफर्ट्स हैं जिससे कि हम जाति व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, संविधान ने क्या क्या बातें कही हैं भाई, तो देखिए संविधान में आपको पता है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी जो आपका है सबसे इम्पॉर्टेंट, आर्टिकल 17
राइट टू अनटचेबिलिटी के खिलाफ, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी जो आपका है कि भाई अनटचेबिलिटी कोई भी किसी भी रूप में सब बैन है। आर्टिकल 15(1) कहता है कि राज्य जो है ये सुनिश्चित करेगा कि सभी को क्या है, समान अधिकार मिल रहे हैं, सबको जो है प्रॉपर तरीके से एजुकेशन, ये सारा है। तो ये संविधान की तरफ से है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कास्ट। तो आपको जो ये मैंने बताया ना कि कास्ट और जेंडर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस इतनी ही है जो आपको समझना है कि जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो महिलाएं हो गई आपकी, उनको आपको थोड़ा पॉइंट में रखना है कि भाई महिलाओं के साथ भी देखिए। अब इसमें जो आप देख रहे हैं ये तो अभी हम उनमें ही बात कर रहे हैं, मेल टू मेल में ही, क्योंकि जैसे जागरूकता नहीं है या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं ये ऐसा नहीं कि लड़के और लड़कियों के बीच में हो रही हैं, ये समाज के एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ हो रही है। लेकिन चूँकि जेंडर भी इसमें शामिल है तो इसमें महिलाओं को भी आप थोड़ा स्पेसिफिक होकर के बता देंगे। अब आपका हो गया सोसाइटी, आप में कास्ट हो गया। अब क्रीड की बात करते हैं। कास्ट क्रीड, क्रीड को हिंदी में पंथ या संप्रदाय कहते हैं। ये लैटिन वर्ड क्रेडो से बना है और आपको याद रखना है कास्ट किससे बना है, पुर्तगाली वर्ड आपके कास्ट उससे बना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्रीड, क्रीड आपका लैटिन वर्ड क्रेडो से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है आई बिलीव। पंथ या संप्रदाय बात करें तो देखिए जैसे धर्म होता है तो धर्म और पंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। धर्म किसी चीज़ के मतलब उसके बारे में बता रहा है और जब वही एक लंबे टाइम तक मान्यता सिद्धांत के रूप में जब चलता है तो वो प्रणाली जो है, जो वो सिस्टम है, वो पंथ और संप्रदाय कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा कि उसको मानने वाले जो लोग होते हैं वो पंथ होते हैं, शैव पंथ संप्रदाय के लोग या फिर इस संप्रदाय के लोग, ठीक है, अद्वैतवाद संप्रदाय, ये जो होते हैं आपके ये संप्रदाय होते हैं, उसको मानने वाले जो अनुयायी होते हैं। तो मान्यताओं और सिद्धांतों की जो प्रणाली होती है वही आपका पंथ और संप्रदाय होता है। पंथ और संप्रदाय का भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे? क्योंकि पंथ और संप्रदाय के कारण लोगों में आपस में गुटबंदी हो जाती है कि तुम मेरे जाति के हो या तुम मेरे धर्म के हो तो आओ तुम इधर आ जाओ, हम दोनों भाई भाई। अधिक संघर्ष भी बढ़ता है इससे, क्योंकि एक अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की टेंडेंसी पर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में बाधक होता है, जो सोशल चेंज होता है उसमें ये पंथ और संप्रदाय बहुत रुकावट डालता है, क्योंकि चूँकि इनके पास एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप हो जाता है, मास के लोग हो जाते हैं। तो जब कोई भी चीज़ होती है तो अगर ये लोग एकजुट हो जाते हैं तो ये लोग इसके खिलाफ बिल्कुल लड़ जाते हैं कि नहीं ऐसा कैसे होगा। अब जैसे कि अगर ये लोग एक लंबे टाइम से अगर कोई भी एविल चीज़ें मतलब सामाजिक कुरीति को लेकर के आ रहे हैं अपने साथ कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दिलानी है, मान लेते हैं एग्जाम्पल, तो उसको मानने वाले कई हज़ार लोग हैं। जब आप वैसे कोई सोशल चेंज की बात अगर लेकर के आएंगे तो ये लोग उसका विरोध करेंगे, तो संघर्ष बढ़ेगा एक का दूसरे के साथ। तो जो इनका विरोधी होगा वो उसके सपोर्ट में बात करेगा। तो लोग इस चीज़ों के कारण भी बहुत सारी समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या डिस्क्रिमिनेशन, जो आपका आर्थिक असमानता या भेदभाव है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आई गेस ये आया हुआ है। ध्यान से समझिएगा क्या होती है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या डिस्क्रिमिनेशन। इसको हिंदी में कहें तो आर्थिक असमानता या आर्थिक भेदभाव कहते हैं। आर्थिक असमानता आर्थिक कारकों पर आधारित भेदभाव होता है। इसमें किस आर्थिक स्थिति में मतलब क्या है, तो समझिए कि जब आप बाहर जाते हैं कहीं से भी, जब आप कोई काम करते हैं जहाँ से आपको वेतन मिलता है, जहाँ से आपको अर्थ मिलता है मतलब धन मिलता है, उन जगहों पर अगर आपके साथ कुछ ऐसा वैसा हो रहा है जो बाकियों से अलग है कि नहीं, आपको सिर्फ इसलिए कि आप लड़की हैं या सिर्फ इसलिए कि आप दूसरे कास्ट के हैं या सिर्फ इसलिए कि आप डिसेबल्ड हैं, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर किया जाता है तो वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के अंतर्गत आता है। क्लियर है इतनी बात? अब ये किन किन चीज़ों पे है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में गरीबी तो काफ़ी है, तो लेकिन 10% अमीर जो हैं देश के वो 54 जनसंख्या पर नियंत्रण करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो आर्थिक असमानता है यही उनको सबसे प्रबल बनाती है। जो संपत्ति होती है किसके पास कितनी है, क्योंकि अमीर आदमी के पास क्या है, पैसा ही तो है, संपत्ति ही तो है, जिसके कारण वो इतने सारे जनसंख्या पर क्या करके रखे हैं, नियंत्रण करके रखे हैं। वो जब चाहें तब आपके जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसकी दर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जिसका सीधा प्रभाव एक मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों पर आता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हम कब मानेंगे? व्यावसायिक उपलब्धता, कि किसी के लिए है कि सिर्फ इसमें ये आएंगे आप नहीं आ सकते।
मजदूरी मूल्य कि वही सेम काम करेंगे लेकिन आपको बराबर पैसा नहीं दिया जाएगा। सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रति पूंजी निवेश की उपलब्धता में कि भाई ये तो स्कीम आई है लेकिन ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ आपके ओबीसी के लिए है, एससी के लिए नहीं है। तो ये क्या है कि जो पूंजी निवेश है जो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एक स्पेसिफिक किसी के लिए आ रही है, सब के लिए नहीं। सो इस आधार पे जो आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हम आर्थिक असमानता कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब ये जो प्रकार हैं इसके, ये प्रकार से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आर्थिक असमानता किन किन क्षेत्रों में होती है। तो इतना याद आपको नहीं होगा, मतलब 7 इसमें हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक मैं तरीका बता रही हूँ कि मान लीजिए कि ये आप हम हैं, मान लीजिए कि सब अपने अपने आप को मान लेंगे। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कोई रोज़गार लेना है, ठीक है। तो रोज़गार के लिए आप क्या करने जाएंगे, सबसे पहले आपका क्या होगा, चयन होगा। क्या होगा, चयन। तो चयन के जगह भी आपकी छटाई कटाई ये सारी होगी भाई, सही। तो ये भी आपका एक प्रकार है। सबसे पहले चयन हुआ, चयन के बाद आपका क्या हो गया, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब आपको क्या मिल गया, रोजगार। क्या मिल गया, रोजगार। तो पहले क्या हुआ, पहले चयन हुआ है, चयन के बाद आपको मिल गया रोजगार। रोजगार आपने 1 महीना कर लिया तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, वेतन। ये 3 हुआ, ये 3 प्रकार हैं। चयन के में भेदभाव होना, रोजगार में भेदभाव होना और वेतन में भेदभाव होना। अब वेतन मिलने लगा तो उसके साथ आपने क्या कर लिया, एक घर खरीद लिया। होता है ना, एक छोटा सा घर हो, आपका बड़ा होगा तो ठीक है, बड़ा ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आवासीय, तो घर में भी भेदभाव, मतलब आवासीय भेदभाव। तो इतना 4 आपको टाइप समझ में आए कि आप हैं, साथ में रोजगार की भेदभाव, वेतन में भेदभाव, फिर आवासीय भेदभाव। अब आवास में रहेंगे कहीं ना कहीं, आपका घर क्षेत्र में ही तो होगा, किसी न किसी एरिया में होगा, तो वो क्षेत्रीय भेदभाव कि भाई हमारे इधर तो सबके सब पंडित जी रहते हैं तो आप नहीं रहेंगे इधर, ये क्षेत्रीय भेदभाव है, ठीक। क्षेत्रीय भेदभाव के बाद आपका दूसरा क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय भेदभाव। इसके बाद आप देखेंगे तो मूल्यों के आधार पर भेदभाव। मूल्यों के आधार, यहाँ मूल्य वो वैल्यूज़ वाले मूल्य नहीं है, पैसा वाला मूल्य है कि इतना ये है, इतना उनको देंगे, आपके लिए तो ये रेट अलग है। एक ही देश में रह रहे हैं उसके बाद भी, तो आप जब मूल्यों में जाएंगे तो फिर उसके बाद अंत में आपका क्या हो जाएगा, सेवा समाप्त हो जाएगा। आप इतनी सारी चीज़ें देखकर नौकरी से हट जाएंगे, ठीक। दिमाग में बस कहानी बैठा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए क्या क्या है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या बताया है कि आप क्या है कि आपको सिलेक्शन, चयन आपका हो रहा है। चयन होने के बाद आपको क्या मिल गया भाई, रोजगार। रोजगार में असमानता वहाँ भी आपको दिख गई। रोजगार मिलने के बाद आपको वेतन मिला, तब भी आपको दिखा कि यार मेरा वेतन तो बाकी वाले से कम है, ठीक। वेतन में असमानता, वेतन मिलते ही आपने क्या खरीद लिया, घर खरीद लिया, तो आवासीय हो गया। तो आवासीय आपका हो जाएगा यहाँ पर घर वाला। आवास किसी न किसी एरिया क्षेत्र में होगा तो क्षेत्रीय हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी जब आप देख लेंगे कि यार यहाँ पर भी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उस क्षेत्र से होते हुए आप सेवा देंगे, ठीक है। मतलब लास्ट में सब कुछ ख़त्म करके आप वो देंगे, ठीक। तो आपका ये हो गया। देखिए कितने हैं आपके, वेतन में भेदभाव, रोजगार। अब देखिए वेतन मतलब कि जैसे लड़का लड़की, मतलब महिला पुरुष साथ में काम करें, एक ही काम करें, लेकिन फिर भी वेतन में कमी। रोजगार की बात करें तो दोनों को अपॉर्चुनिटी की भी कमी दी जाती है, या फिर रोजगार मिलता है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मतलब लड़के को दिया जाएगा, कोई ऐसा सेक्टर है। सिलेक्शन में भी ऐसा भेदभाव देखने को मिलता है। आवासीय, क्षेत्रीय, मूल्य, सेवा, नाम से ये सब क्लियर है, उसमें कोई इतना डिफिकल्टी नहीं है। कारण में कई फैक्टर्स बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला बताया गया है श्रम विभाजन। किस चीज़ का कारण है ये, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का, जो आपका आर्थिक असमानता है। जो श्रम विभाजन का कारण है उसके कारण से जो है आपकी आर्थिक असमानता होती है, कि माना जाता है कि इस कार्य को इनके लिए बनाया गया है, ये कार्य इनके लिए बनाया गया है, तो आप उसको नहीं कर सकते, ठीक। तो श्रम विभाजन में मतलब कि कौन सा कार्य किसके लिए पहले से तय कर दिया गया, उसके वजह से। प्राकृतिक कारण में प्लेटो जो है, जिनको आप जानते हैं, प्लेटो ने कहा है कि भाई प्रकृति का नियम होता है कि एक थोड़ा स्वतंत्र रहने का कोशिश करता है, मतलब अगर 2 हैं तो एक स्वतंत्र रूप में रहने की कोशिश करता है तो दूसरा उसके अधीन या फिर उसके अधीन रहने की कोशिश करेगा, दूसरा जो रहेगा उसके अधीन रहने की कोशिश करेगा। ये प्रकृति का नियम है। इन्होंने कहा पुरुष और महिला भी इसी प्रकार, अगर पुरुष महिला में एक काफ़ी हावी होता है तो दूसरा उससे थोड़ा डाउन होता है। तो ये इनका तथ्य था कि ये एक कारण है कि जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है, आर्थिक असमानता, क्योंकि ये तभी होगा जब आप एक को सामने वाले को जो है क्या करेंगे, नीचे करेंगे। तीसरा है संपत्ति। अगर हम संपत्ति के बारे में बात करें तो बहुत सारे आपके एडम्स हो गए, आपके
और भी हैं एक दो लोग जिन्होंने कहा है कि जो आर्थिक असमानता है उसका मूल कारण ये कौन है, संपत्ति ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो संपत्ति एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद समाज की प्रकारात्मक आवश्यकता मतलब फंक्शनल नीड, इनका कहना है कि जो आर्थिक असमानता है, तो आपको पता है कि समाज में हर कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ लोग तो करेंगे ही। तो ये फंक्शनल चीज़ें भी हैं कि आपको क्या करना है, अगर आप सबको एक जैसे एक पे नहीं रखोगे, कुछ ना कुछ आपको इस प्रकार से करना होगा। कोई ऊंचा काम करेगा तो कोई किसी न किसी को तो नीचे का काम करना होगा। तो उस हिसाब से इन्होंने कहा कि ये फंक्शन है। शक्ति जो पावर होती है, व्यक्ति की स्थिति, इसका भी निर्धारण लोग करते हैं कि अगर वही काम बड़ा आदमी करने आ रहा है तो उसको ज़्यादा वेतन देंगे, उसका सिलेक्शन जल्दी कर लेंगे, सुंदर दिख रहा है। और अगर नहीं दिख रहा है उनको सुंदर, उनके लहजे में उनको नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास शक्ति, तो उसको लोग नीचे जो है हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। दोषपूर्ण और अव्यवहारिक शिक्षा, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका कि जो हमारी शिक्षा है वो कैसी है, अनबिहेवियरल है, सिर्फ हमको रटने की कोशिश कराई जाती है और उसमें वोकेशनलाइजेशन नहीं है। अभी नई NEP आई है, उसमें आप देख रहे हैं स्किल्स पे काफ़ी फोकस किया गया है, बट इसके पहले के जो बच्चे पढ़ के आ गए उसमें क्लास 8 तक आपके अंदर कोई ना कोई स्किल वो ज़रूर डेवलप कर देगा। लेकिन यहाँ क्या था कि 12 तक बच्चे पढ़ के आ गए बट स्किल नाम की कोई चीज़ डेवलप नहीं हो पाई। ठीक। सामाजिक मूल्यांकन, लोग पहले से ही देख के मूल्यांकन कर लेते हैं कि ये इस कैटेगरी से आता है, ये उस कैटेगरी से आता है, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तुरंत क्या होता है, हावी होने लगता है। असहयोग की भावना, समाज में तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, सरकार की नीतियाँ भी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है कि भाई अगर लेडीज़ और जेंट्स दोनों लोग काम कर रहे हैं, एक ही समय में काम कर रहे हैं, तो उनका वेट जो आपका सैलरी हो वो भी आपका इक्वल हो एक ही काम करने पर। इसके अलावा बालिकाओं को पर संपत्ति के रूप में देखना, ये भी एक आर्थिक असमानता का बहुत बड़ा कारण है। पर संपत्ति के रूप में देखने का मतलब ये होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर लड़कियों को हम बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा देंगे, बहुत काबिल भी बना देंगे, पैर पे खड़ा भी हो जाएंगी, तो भी हमें उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ये पेरेंट्स की सोच होती है। लेकिन अब धीरे धीरे ये सोच चेंज हो रही है और जिसके भी हैं भाई, आप लोग भी अब इस स्टेज में कि धीरे धीरे सभी पेरेंट्स बनेंगे, तो ये सोच काफ़ी गलत है। एक माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे को पैरों पे जो है खड़ा करें, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। चाहे लोग अब उसको शादी के रूप में समझते हैं कि नहीं शादी करके हटा दो, नहीं, आप अपने बच्चे को स्टेबल बनाओ, वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पर संपत्ति के रूप में जो लोग सोचते हैं, तो वो लोग बालिकाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं देने देते हैं, मतलब कि उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, जहाँ पर आपकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हाई हो जाती है। क्लियर है इतनी बातें। अब उपाय की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए उपाय में आपका शिक्षा हो गया, इसके साथ ही रोजगार, जो मजदूर नीतियाँ हैं उनमें परिवर्तन करना, लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, जिससे कि आदमी अब देखिए इस चीज़ को काफ़ी, जो हम लोग कह रहे हैं ना कि आपका स्टार्टअप्स होते हैं, इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है कि आप अपना छोटा या बड़ा बिजनेस डालिए, अपना खुद का जो है बिजनेस करिए, अपने मालिक खुद बनिए। श्रम के प्रति समुचित दृष्टिकोण, कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये बात सच्चाई है, क्योंकि अगर छोटे लोग काम न करें तो शायद जो बड़े लोग करते हैं वो भी कभी उनका काम सक्सेसफुल नहीं होगा। श्रम के प्रति समुचित दृष्टिकोण, व्यवहारिक शिक्षा दें। सरकार क्या क्या कर सकती है, तो अब वो देखिए, सरकार अपने स्तर से आर्थिक सबलता लाने के लिए, आर्थिक सबलता प्रदान करने के लिए, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए विद्यालय स्तर पर या आगे क्या कर सकती है, तो ऋण की उपलब्धता कर सकती है, वो भी कम दर पर। बच्चों को है तो जैसे लड़कियों को है तो छात्रवृत्ति प्रदान करें, निःशुल्क किताब और निःशुल्क आपके ड्रेसेस प्रदान करें। विद्यालयों में जो है कोटा प्रदान करें कि अलग से जो रिजर्वेशन आपका है। शिक्षा विद्यालय ढांचे को सुदृढ़ बनाए ताकि वो लड़कियों के लिए एक सेफ प्लेस बन सके, हेल्थ और हाइजीन का वहाँ ख्याल रख सके। इसके साथ रहने के लिए आवासीय अगर विद्यालयी सुविधा हो जा रही है तो वो भी वहाँ पर कर देना चाहिए। क्लियर है। अब इसके बाद जो आपका इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है हमारा जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। बहुत सारे लोगों को पहले तो ये कन्फ्यूज़न रहती है कि जेंडर बायस क्या होता है और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्सेप्ट है, मतलब है उसका, वो अगर आप समझ जाएंगे तो आप खुद ब खुद कर लेंगे। देखिए, जेंडर बायस और डिस्क्रिमिनेशन को मैंने शॉर्ट में भी कवर किया है। इसको हिंदी में कहें तो लैंगिक पूर्वाग्रह भी कहते हैं, लैंगिक भेदभाव भी कहते हैं। ठीक है।
इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि एक लिंग के प्रति पहले से कुछ विचारधाराएं, कुछ सोच आपकी बनी हुई है, उसको आप लाके सामने वाले पे क्या कर दे रहे हैं, थोप देते हैं। ये आपका जेंडर बायस होता है। जेंडर बायस जैसे कि आपने सोच लिया कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, लड़कियां बहुत संवेदनशील होती हैं, लड़के बहुत वीर होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं। तो ये जो आपकी सोच है, अब जब ये आपके बिहेवियर में शो होने लगेगी ना कि अब टीचर क्लास में आए, मैथ का सम दे रहे हैं बोर्ड पे, किसी लड़की ने हाथ उठाया तो उन्होंने कहा अरे तुम नहीं, तुम कर लोगी, तुम कैसे कर लोगी, तुमको आता है। तो ये उनकी बायसनेस, उनके डिस्क्रिमिनेशन का भाव दिखा रहा है, ठीक है। अब जब यही डिस्क्रिमिनेशन जो है उनको एक मान लीजिए कि किसी ने बताया, उनके दादा परदादा ने किसी ने बताया, अब वो ट्रांसफ़र होते होते माइंड टू माइंड जो जनरेशन है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हुए मेरे पास तक आई। अब मैंने सोच लिया, अब मेरे दिमाग में एकदम बैठा हुआ, क्योंकि मेरी दादी ने, नानी ने, सब ने कहा है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़कियां ये करती हैं। तो जो वो स्टीरियोटाइपिंग होगा, मतलब रूढ़िबद्धता कब से चली आ रही है और दिमाग से दिमाग, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ग्रो करते करते आज वो स्थिति आ चुकी है कि मैंने बिना उस चीज़ को जाने समझे उस चीज़ पे क्या करा हुआ है, बिलीव करा हुआ है, विश्वास करा हुआ है। और डिस्क्रिमिनेशन और बाइस क्या है कि जो पहले से सोच लिया मैंने कि अच्छा ऐसी चीज़ें हैं, और जब वो चीज़ें कई सालों से, मतलब कई पीढ़ियों दर पीढ़ी आपके दिमाग में प्रेषित की जाती हैं, उसका बीज बो दिया जाता है, तो वो आपके बिहेवियर में स्टीरियोटाइपिंग का रूप ले लेता है, जिसको हम रूढ़िबद्धता कहते हैं। जो अपेक्षाएं आप करने ही लगते हो कि अगर लड़की को 2 बात बोला तो लड़की को रोना ही चाहिए, अगर नहीं रोई तो अरे कैसी लड़की है। लड़की को सामने आना चाहिए तो उसको मतलब किसी से सामने अगर जवाब नहीं देना चाहिए, अगर वो जवाब दे रही है तो फिर वो लड़की कैसी है, ठीक। बाहर नहीं काम करना चाहिए, रात में काम नहीं करना चाहिए, तमाम चीज़ें जो रूढ़िबद्ध तरीके से हैं, जो लोगों की सोच है उसमें फिट हो चुकी हैं। तो जब ये परिवर्तन होता है तो समाज में आपको कई तरह की बातें देखने को मिलती हैं, हलचल हो जाती है समाज में कि उनकी लड़की तो पढ़ने जाती है, उनकी लड़की तो पढ़ाने जाती है, उनकी लड़की रात में नौकरी करने जाती है, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो डिफरेंस समझ में आया, एक बायस है और एक स्टीरियोटाइपिंग है। डिफरेंस समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब जेंडर बायस क्यों होता है, इसके पीछे कई कारण हैं। कारण ये है कि पहला तो है कि पुरुष प्रधान समाज के कारण, दूसरा शिक्षण प्रणाली, काफ़ी बार मैंने एक्सप्लेन किया है इन सबको। सामाजिक जो कुप्रथाएं, दहेज के कारण भी आपका जेंडर बायस होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई लड़की है तो उसको दहेज देना पड़ेगा, बाल विवाह, ये तमाम चीज़ें। अब तो बाल विवाह खत्म हो गई, कुछ आदिवासी जगहों पे है। निर्धनता, संकीर्ण विचारधारा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही आपका संकीर्ण विचारधारा है, पुरुष प्रधान समाज है। शिक्षा प्रणाली में भी कोई उतना सुधार नहीं होता है, क्योंकि जब आप पढ़ाएंगे नहीं, लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे नहीं, तब तक वो कैसे होगा, नहीं होगा चेंज, बायसिंग। अब स्टीरियोटाइपिंग की बात करें तो यही आपका इंपॉर्टेंट है, जो विश्वास होता है, जो अपेक्षाएं होती हैं एक जेंडर से, अब वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक। आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है, ये एक प्रकार से सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। इसको एक कंट्रोल के रूप में लोग देखते हैं कि लड़का ऐसे है, लड़की ऐसे है। तो जैसे आप इसको कहेंगे, जो आपने टॉपिक पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में, सोशलाइजेशन, ये एक सोशलाइजेशन का एक अंग है। कौन? आपका रूढ़िबद्धता, क्योंकि जो आप समाजीकरण करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं रूढ़िबद्धताओं के जो विश्वास हैं, जो नियम हैं, उनके आधार पे ही आप लड़के और लड़की को उस रूप में डालते हैं, बनाते हैं। ये आपके प्रत्यक्ष असमानता को शो करता है। कौन? रूढ़िबद्धता। प्रत्यक्ष असमानता इसके कारण होता है। जैसे हमारे जो वर्ड्स होते हैं उसमें बहुत पावर होती है। अगर आप अपने बारे में निगेटिव बोलेंगे तो निश्चित ही आप फिर निगेटिव महसूस करेंगे और निगेटिव होगा भी। जी हाँ, ये आपका सच है, ये रिसर्च में ये चीज़ें सामने आई हैं। और ये चीज़ तो काफ़ी पहले जो हमारे भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथ हैं उसमें भी ये चीज़ें लिखा है कि हम जैसे कहते हैं ना कि दिन भर में एक बार ज़रूर सरस्वती माँ हमारे जो है जीभा पे जो है बैठती हैं कि हम जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। इस चीज़ को प्रूव भी किया गया है। तो आप लोग पॉजिटिव बोला करिए। तो उसी प्रकार से जैसे होता है ना कि अगर एक चीज़ है, आप किसी लड़की को या लड़के को आप पूरे 18-20 साल तक जब तक उसकी सोशलाइजेशन माँ बाप करते हैं तब तक उसके दिमाग में भर देते हैं, फिर अगर वो लड़का चाहे भी तो वो लड़का उस दायित्व को छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि यही चीज़ तो सही है, क्योंकि मम्मी ने भी यही बताया, पापा ने भी यही बताया, नाना ने भी यही बताया। और सेम वही लड़की के साथ होती है। तो लड़की को स्टार्टिंग से इतने पाबंद में रख दिया जाता है कि फिर उसके बाद उसको लगता है कि नहीं यही तो जीवन है, क्योंकि इसके आगे बोलना मतलब वो गलत है। ठीक, तो ये असमानता इस स्टीरियोटाइपिंग का पार्ट है जो समाजीकरण के दौरान भी दिखता है। अगर स्टीरियोटाइपिंग की बात करें तो इसके 2 प्रकार हैं, वही 2 प्रकार हैं जो जेंडर में आपके 2 प्रकार होते हैं, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। तो फीमेल और मेल, तो आपको तो ये आसान है कि भाई मेल होगा तो मतलब लड़के के साथ, फीमेल होगा तो लड़की के साथ, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं।
अच्छा, उदाहरण देखते हैं कहाँ कहाँ आपको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग देखने को मिलेगी। तो व्यक्तित्व के लक्षण में कि लड़का लड़की में क्या, घरेलू व्यवहार में आप देखेंगे लड़के घर का काम नहीं करेंगे, लड़के नहीं, व्यवसाय में कि काम करने तो बाहर आदमी ही जाएगा। शारीरिक रूपों में भी आप बनावट में देख सकते हैं कि भाई कैसे कैसे आपका रहता है। अब ये आपका है, यहाँ से भी क्वेश्चन लॉन्ग आया हुआ है। स्पेसिफिक एरिया इन सोशल सिस्टम शॉर्ट में भी आया हुआ है, तो शॉर्ट की मैराथन मैंने कराई हुई है। जितना आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पेपर में पूछा था सबका मैंने कराया हुआ है। 3 पार्ट में आपका मैराथन है। प्लेलिस्ट जो है, लिंक कमेंट अगर नहीं देखा आपने तो देख लीजिए, एग्जाम से पहले दिया हुआ है स्कूल जेंडर एंड सोसाइटी का, उसमें से आपको मिल जाएगा। देखिए, जब हम सामाजिक व्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ के विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दिया गया है, ग्रामीण पर्यायवास, एक शहरी पर्यायवास। क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, शॉर्ट में हमने किया हुआ है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछा था, सब किया हुआ है, वहाँ से देख लेंगे आप। सिंपल में कहें तो ग्रामीण पर्यायवास जहाँ पे प्राथमिक संबंधों की बहुलता होती है, जहाँ पे जिसको हम कहेंगे कि वे ऑफ लाइफ, एक जीवन की एक विधि ही आपका क्या है, ग्रामीण पर्यायवास को निर्धारित करती है। जबकि शहर की अगर हम बात करें तो शहर में कहा जाता है कि विशेष प्रकार है, क्योंकि यहाँ घर घर अलग अलग लोग व्यवसाय करते हैं, द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। देखिए, ग्रामीण पर्यायवास में जो बालिका शिक्षा है वो आपको पता है कि भाई गांव में है तो उसका बालिका शिक्षा कम होगा उसका रेट, और शहर वाले का ज़्यादा होगा। तो ग्रामीण में बालिका शिक्षा का जो दर है उसके क्या कारण है जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं, तो दृष्टिकोण हो गया, वातावरण हो गया, प्रोत्साहन हो गया। और इसको सही करने के उपाय क्या हैं, तो देखिए, आपके जितने डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, सोशल, इमोशनल, जो भी है, जब आप उपाय करेंगे, ऐसे ये आपका पेपर काफ़ी आसान है, जब आप उपाय करेंगे ना तो जो पहले तो जो आपका कारण होता है उसी कारण को पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए। जैसे समाज को बदल करके आर्थिक स्थिति, लड़कियों को भी उतना अपॉर्चुनिटी दे करके उनके लिए जो एक्सपोजर है बाहर का उसको ओपन करिए। शैक्षिक अवसरों में, शैक्षिक में अब फिर यहाँ पर सब आपका आ जाएगा। विद्यालय में भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सही करके, विद्यालय में अच्छे से मतलब सब चीज़ों को ला करके और रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराकर रोज़गार में जो है लड़कियों को भेज करके, ठीक है। अब हम बात करेंगे शहरी पर्यायवास की, जो विशेष प्रकार की जीवन विधि को दर्शाती है। जब आप शहरी पर्यायवास में जाते हैं तो यहाँ पर मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे आते हैं। कौन आते हैं? मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे। अगर हम बात करें तो यूपी में, ये इसमें कुछ राज्यों के नाम दिए थे जो आपके 12-13 राज्य थे जिसमें 15% से अधिक आबादी मलिन बस्तियों की थी, जिसमें यूपी का भी नाम है। तो यूपी में अप्रॉक्स 0.87 मिलियन बच्चे जो है आपके बस्तियों में रहते हैं, ठीक है। ये डेटा आप रख सकते हैं क्योंकि आप यूपी में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब इन मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को क्यों ये मलिन बस्तियों में रहते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, समस्याएं क्या हैं, तो ध्यान से देखिए समस्याएं क्या हैं। गरीबी, अशिक्षा, नशा, स्वास्थ्य, यौन शोषण, बाल अपराध, बाल विवाह, और भी तमाम समस्याएं हैं जो आप खुद से लिख सकते हैं, खुद से बता सकते हैं, ठीक है। अधिक बच्चों का होना, माँ बाप जो है वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, इसके अलावा बाहर से कई तो रेफ्यूजी के तौर पे भी आते हैं रहने, फिर धीरे धीरे टेंट बस्ती लगाते लगाते बस जाते हैं और देश में क्या करते हैं, गरीबी को और बढ़ावा देते हैं। तो इसका उपाय क्या है, तो देखिए उपाय सीधी सी चीज़ है कि जो समस्या आप लिखेंगे जस्ट चेंज इनटू पॉजिटिव। जैसे निर्धनता है तो सरकार प्रयत्न करे, राज्य जिस राज्य में है राज्य सरकार प्रयत्न करे और व्यक्ति को स्वयं से भी इनिशिएट करके निर्धनता को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। अशिक्षा, आरटीई के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जो है वहाँ दिया जा रहा है, दोपहर का भोजन भी दिया जा रहा है, तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है 51A के तहत कि भेजें उनको और सरकार भी इस चीज़ को सुनिश्चित करे, राज्य सरकार। नशा, कई बच्चे जो यहाँ के होते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता, वो नशा बहुत जल्दी सीख जाते हैं। नशा में फिर क्या होता है कि जो दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं इस प्रकार से करते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा आता है, वो भी पैसा पेरेंट्स जो पिता होता है अगर वो भी अगर नशे में है तो वो तो खर्च कर देता है, फिर बेटा जो छोटी उम्र से ही नशा देख करके उस प्रकार से बाल अपराध में लिप्त हो जाते हैं और अलग अलग प्रकार की आपके यौन शोषण या अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर होने लगती हैं। ये समस्याएँ और उपाय आपको बस उसी के कर देने और कुछ भी नहीं। अब यही जो मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं, तो अभी तो इन बच्चों में हमने लड़कों को भी देखा और लड़कियों को भी देखा। अब हम स्पेसिफिक तौर पे बालिकाओं को देखेंगे कि जो स्लम एरिया में ग्रो करने वाली जो लड़कियां होती हैं उनके साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रोइंग अप गर्ल्स इन द स्लम एरिया, ग्रोइंग अप गर्ल्स इन द स्लम एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले समस्या, आपकी समस्या क्या है। तो अब यहाँ से एक व्यक्ति, जैसे एक बच्चा है
उसके कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, तो एक डेवलपमेंट PCSC से आप याद रख सकते हैं, फिजिकल, शारीरिक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, S सोशल, E से इमोशनल। तो PCSC डेवलपमेंट, तो जब लड़की जो है वो स्लम में रहेगी, चाहे लड़का भी रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन लड़कियों के साथ थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। PCSC डेवलपमेंट उसकी रुक जाएगी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। इसके अलावा सामाजिक, जो भी आपको कोई और डेवलपमेंट नाम याद आए वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा जो उसका मेंटल हेल्थ है वो भी काफ़ी प्रभावित होगा। इसके अलावा उसका स्वास्थ्य, देखिए 3 चीज़ें जो बेसिक होती हैं, एक तो आपका हेल्थ होता है, मतलब आपका स्वास्थ्य, एक आपका एजुकेशन होता है। ये दोनों चीज़ें भी ये बेसिक होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बेसिक आपका शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। इसकी भी उनको जो है गुणवत्ता नहीं मिल पाती है जो लड़के या लड़कियां स्लम एरिया में रहते हैं। आप लड़कियों की बात करें तो लिखेंगे, तो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कैसे याद रखेंगे, PCSC डेवलपमेंट वाला और साथ में ये हेल्थ और एजुकेशन जो बेसिक है, इसको आप ही से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये दोनों हो गया। इसके अलावा सोशल, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, स्लम एरिया में रहने वाली लड़कियों का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके राइट्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक। और आप समझ ही रहे हैं कि लड़की होना, ऊपर से ऐसे जगह पे रहना कितना खतरनाक है। सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती, ये भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत कम सिक्योरिटी है। इनफैक्ट कभी कभी इसमें जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो स्लम एरिया में लड़कियां रहती हैं उनके साथ ट्रैफिकिंग की भी समस्या आती है, इसको भी आप ज़रूर लिखिएगा। ट्रैफिकिंग जो होता है इसका मतलब होता है कि माँ बाप जो है निर्धनता, गरीबी या किसी कारण से अपनी बच्चियों को बेच देते हैं। उसके बाद जो है आप समझ रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन का जो प्रॉब्लम होता है, तो वो बच्चियां कहाँ से आती हैं, इन्हीं स्लम एरिया से आती हैं। तो ट्रैफिकिंग जो प्रॉब्लम है वो भी आपके इन जैसी बच्चियों के साथ होता है, क्योंकि वो स्लम एरिया में रहती हैं, उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता है और ना उनके पास इतनी काबिलियत है, तो इसके कारण उनको ये बहुत ही आसान रास्ता लगता है, ठीक है। उपाय में आपको यही उपाय करना है कि भाई जितने आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आपको क्या कर देना है, पॉजिटिव में चेंज कर देना है। ट्रैफिकिंग के लिए सरकार ने भी जो है उसको इलीगल वो करते हुए कि भाई आप बेच नहीं सकते, आप ऐसे किसी और के जीवन को वो मत करिए, आप इससे अच्छा है कि आप बच्चे मत पैदा करिए अगर आपके पास नहीं हो तो लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि समाज है, समाज में इतनी पॉपुलेशन अब हो चुकी है कि हर एक के ऊपर सरकार की अगर आप सोचेंगे कि नहीं बहुत स्ट्रिक्ट नज़र है तो ऐसी भी चीज़ नहीं हो पाती है। अब भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, देखिए बहुत डिटेल में आपको इसको नहीं पढ़ना है। आपको जो पूछा है, जैसे कि बालिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो अगर आप सिर्फ इनका नाम भी लिख देते हैं ना तो भी आपको काफ़ी है। 3, 3.5, 4 पेज, इससे ज़्यादा आप क्या लिखेंगे, 4 पेज तो मैक्सिमम आपका जाएगा। तो आप 3 भी पेज लिखेंगे, 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका एनफ है। सिर्फ नाम भी दे देंगे तो भी आपका काफ़ी है। और ये इंग्लिश में ही नाम लिखेंगे तो ज़्यादा सही पड़ता है, हिंदी में थोड़ा, हिंदी कभी कभी कुछ का ट्रांसलेशन इधर उधर हो जाता है, ठीक है। स्लम रिहैबिलिटेशन एक्ट, जो आपका स्लम पुनर्वास नियम था, 1995 में आया था, महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। यहाँ पे उनके पुनर्वास की सुविधा की, मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं वो उनसे हटाना, महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की गई थी। आपको पता है महाराष्ट्र में पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है जिसको हम धारावी कहते हैं। वो धारावी में या फिर उसके आसपास महाराष्ट्र में जो स्लम रिहैबिलिटेशन आपके पुनर्वास की यहाँ पर नियम बनाया गया। नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे जो झोपड़ी थी उसके डेवलपमेंट की बात की गई, ठीक है, 1996 में। ये 1995 में आता है, कौन सा, आपका स्लम रिहैबिलिटेशन एक्ट, नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम 1996 में आता है। यहाँ पर जो उनको बेसिक डेवलपमेंट था, जैसे कि प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर देना, चौड़ी सड़कों का होना, सीवर लाइन का प्रॉपर होना, सड़कें, शौचालय, सामूहिक शौचालय जो है वो सारी चीज़ों यहाँ पर देना, इनका जो है लक्ष्य था। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, आवास का मतलब होता है घर, तो यहाँ पर वाम्बे, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, वाम्बे, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, वाम्बे, वाम्बे इज इक्वल टू वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। यहाँ पे उनके लिए घर, जैसे कि जहाँ वो रहते थे वहाँ से हटा करके उनको अलग से घर जो है बनवा करके देना। आपने नायक मूवी देखा होगा, आई थिंक नायक ही उसका नाम है ना, जो हीरो है उसमें जैसे दिखाया जाता है कि उनको जो है स्लम में जो लोग रहते हैं उनको हटा करके वो क्या करता है कि प्रोवाइड करता है उस हिसाब से। फिर है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जिसको शॉर्ट में हम JNNURM कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल रिन्यूअल मिशन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या किया जाता है, 2005 में आया था। यहाँ इनके गुणवत्ता में, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए और समावेशी विकास के लिए प्रयत्न किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन 2010 से 2020 का इनका था स्लम फ्री सिटी योजना, कि भाई जो स्लम है आपका, जो झुग्गी झोपड़ी है उससे मुक्त रहित आपका वो रहेगा। इसमें कुछ राज्यों का चयन किया गया था, उसके तहत वहाँ पे उनको फ्री में जो है जगह जगह घर बनवा के दिए
दिए जा रहे थे, और ताकि उस राज्य को धीरे धीरे क्या किया जा सके, डिस्ट्रिक्ट को स्लम से फ्री किया जा सके, इस योजना के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन था। राजीव आवास योजना, जिसको रे कहते हैं, रे इंपॉर्टेंट है, रे वो लाइट वाला रे नहीं है, ये राजीव आवास योजना वाला है, ठीक है। स्लम के लिए सुधार करना, स्लम उन्नयन करना, स्लम पुनर्विकास करना, स्लम पुनर्वास करना। पुनर्विकास का मतलब जैसे कोई चीज़ बनी हुई है उसके ऊपर दोबारा से डेवलपमेंट करना, और पुनर्वास का क्या है कि उनको एक जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अर्बन और रूरल में जो जेंडर बायस है उनको, अब ये तो आपका ख़त्म हो गया अर्बन और रूरल। अब देखिए अर्बन और रूरल, अभी आपने जो पढ़ा, जितना आपने गर्ल्स के बारे में पढ़ा, स्लम्स के बारे में पढ़ा, ये स्लम्स गांव में नहीं थे, ये स्लम्स आपके शहर में थे, याद रखिएगा। तो वो शहर वाले के अंदर है। अब हम दोनों को साथ में मर्ज करके पढ़ेंगे, जिसमें अर्बन और रूरल जेंडर बायस को किन किन एरिया में इनकरेज करता है उसके बारे में। तो एरिया जो इनकरेज करने का है, 3 एरिया है, एक है एजुकेशन का, एक है स्वास्थ्य का, और एक है कार्य सहभागिता। शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य सहभागिता। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। शिक्षा है तो आपको पता है लिटरेसी रेट लड़कियों की कम होगी, गांव में और कम होगी, शहरों में थोड़ी ज़्यादा होगी। वुमेन एजुकेशन है तो भाई अगर आप बात करेंगे वुमेन एजुकेशन क्यों कम है, तो उसके पीछे का रीज़न है कि अपर्याप्त स्वच्छता का होना, परिवहन की सुविधा न होना, असुरक्षित वातावरण का होना, अवसरों की कमी होना, सोच दृष्टिकोण उस हिसाब का नहीं होना। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएट किया, तो बस आपको नाम मैं जैसा कह रही हूँ, आपका एक और यूनिट है जिसमें कि आपको महिलाओं के बारे में, पूरा गर्ल्स के स्कीम के बारे में पढ़ना है, क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है। वो भी स्कीम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इंडिविजुअल अलग अलग वीडियो मैंने बनाई है, उसको ज़रूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। सर्व शिक्षा अभियान हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला समाख्या स्कीम हो गया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना हो गया, इसके अलावा आपको लाडो योजना हो गया, बहुत सारी ऐसी योजना है, आपका सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी योजना आपको पढ़कर जानी है। फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो पहला आपका है महिला समाख्या स्कीम 1989, ये योजना। आरटीई 2009 के तहत भी लड़कियों को पढ़ने का, भाई 6 से 14 साल की जो लड़कियां हैं। सबला स्कीम, ये सबला स्कीम आपका जो है आया था, किस लिए आया था कि जो लड़कियाँ पढ़ने में उतनी इच्छुक नहीं हैं और अगर कुछ व्यवसाय सीखना चाहती हैं तो उसको आप कह सकते हैं इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि गांव में अगर आप देखेंगे पहले महिलाओं में, बच्चियों में हेल्थ की बहुत समस्या है, आज भी है। क्योंकि सबसे बड़ा उसका रीज़न ये है कि वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, परिवार के काम काज इन सब से उनको कभी वो ही नहीं मिलता कि वो खुद को भी देख सकें। तो इस हेल्थ में बहुत उनका हेल्थ जो है बहुत पुअर रहता है। मेल न्यूट्रिशन की कमी, सबसे पहले तो कुपोषण, खाना सही से नहीं, न्यूट्रिशन डाइट सही से नहीं हो पाती है। डॉक्टर्स जो हैं वो भी अनट्रेंड हैं वहाँ पर, और कुछ बीमारियाँ जो फैलती हैं वो बीमारियों का लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी, HIV, एड्स, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा औरतों में आप देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, उसके साथ ही जो है उनको ये जो बहुत ज़्यादा प्रचलित कैंसर है जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। इसके अलावा मेंटल हेल्थ उनका, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो आशा, आपने सुना होगा आशा, बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चे जब होते हैं तब भी आती हैं। तो जो आशा है इसको आपका NRHM के तहत लागू किया गया था, जो आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था। और आशा के भी फुल फॉर्म होती है, आशा की फुल फॉर्म आपकी एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऐसे जो आपकी सामाजिक स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता होती हैं ना, उनको कहते हैं एक्रीडेटेड, मतलब जो मान्यता प्राप्त, जिनको सरकार ने बताया है, ठीक है। तो आशा की फुल फॉर्म क्या होगी, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स, ठीक है। और NRHM क्या है आपका, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इनको जो है लाया गया था, बच्चों के जो परिवार हैं 2005 में, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना भी ये जो है आपका सुरक्षित मातृत्व के लिए हस्तक्षेप है, कि जो बच्चा जच्चा जो भी रहे, माता और बच्चे दोनों के दोनों क्या रहें, आपके स्वस्थ रहें। इसमें कुछ जो है पैसे भी दिए जाते हैं कि जब बच्चे आपके सही सुरक्षित पैदा हो जाते हैं उसके बाद, ठीक। इसके साथ ही जैसे आप देखेंगे जब बच्चे को मम्मी जन्म देती हैं तो उस टाइम भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से, प्रॉपर डाइट की कमी की वजह से औरतों की मृत्यु हो जाती है, जो माएँ होती हैं, या तो वो मर जाती हैं तो फिर बच्चा जो है वो नहीं रह पाता है। तो उसकी दर को भी कम करना इनका जो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आता है। वर्क पार्टिसिपेशन की बात करें तो, सहभागिता की बात करें तो इसके लिए RMS से लाया गया था 2009 में। RMS से आप पहले भी पढ़ चुके हैं, SSA का दूसरा आप कह लीजिए बड़ा भाई है SSA का, ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये 2009 में लाया गया था। SSA 2001 में लाया गया था। जैसे SSA 6 से 14 साल के बच्चों का था, तो ये उसके बाद
के बच्चों का है, मतलब ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है। बाद में इसको हायर सेकेंडरी के साथ मर्ज करने की भी कोशिश की गई थी। RMSA बड़े बच्चों के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए है। इसमें जो है RMSA के तहत प्रवेश, एसेसिबिलिटी सब तक पहुँचे, चाहे लड़की हो लड़का हो, खासतौर पर लड़कियों के एजुकेशन और क्वालिटी पर ध्यान दिया गया, गुणवत्ता पर और समानता, सबको शिक्षा हो, सबका साथ और सबका विकास वाली बात है। अब है आपका मेजर टू न्यूट्रलाइज, ये लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई है बिल्कुल टू द पॉइंट है, और मैंने इसको मतलब समझिए कि आपके कितने सारे बहुत लेंदी आपका ये टॉपिक था, और इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट किया है कि जितना शॉर्ट हो सके और उतना ही कंक्रीट और एग्जैक्ट मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। ये पेपर में आया हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ अर्बन एंड रूरल हैबिटेट, कि जो आपका शहरी और नगरीय पर्यायवास है इसमें जो आपके उसके प्रभाव हैं, जो प्रभाव आपको अलग अलग क्षेत्रों में दिखते हैं, वो प्रभाव को आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए अगर हम सबसे पहले की बात करें तो ये है आपका लिंग संबंधी पूर्वाग्रहों को कम करना। सबसे पहले जो प्रेजुडाइस है, अगर इसमें हम बात करें तो लोगों का एटीट्यूड चेंज करना, लोगों का दृष्टिकोण को बदलना, लोगों का पूर्वाग्रहों को बदलना कि लड़कियों के लिए ये सोच है, लड़कों के लिए वो सोच है। तो ठीक है, लड़की लड़का कोई कैसा भी हो वो अपने एटीट्यूड, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बनेगा, तो इसको कम करना। समान सामाजिक व्यवस्था कि कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, आर्थिक आपका दिव्यांग बच्चा हो, उसकी काबिलियत के अनुसार उसको वेतन मिले, उसकी काबिलियत के अनुसार उसको अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, तो एक समान सामाजिक व्यवस्था को लागू करना। लैंगिक समानता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको जो है मेल और फीमेल की यहाँ बात की जाएगी, तो उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को कम करना। आर्थिक समानता भी भाई ज़रूरी है, क्योंकि जब काम सेम कर रहे हैं तो भाई आपको वेतन या इंसेंटिव भी सेम मिलना चाहिए। शिक्षा का प्रसार और कार्यस्थल समाज में समानता, इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिनसे आप इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो NPAG गवर्नमेंट की एक आपका इनिशिएटिव है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, कि जो आपकी वयस्क लड़कियाँ होती हैं, 12 साल के ऊपर की जो आपकी बच्चियाँ होती हैं, उनके न्यूट्रिशन प्रोग्राम की यहाँ पर जो है व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा किशोरी शक्ति योजना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फीमेल्स के लिए स्पेशली ये लाई जाती हैं। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपका आता है कि डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन हैबिटेट। तो मैंने आपको अर्बन और रूरल हैबिटेट अभी बताया है। इसमें देखिए डिफरेंस, कोई डिफ़िकल्टी की बात नहीं कि आपको डिफरेंस आप नहीं कर पाएंगे। डिफरेंस काफ़ी इजी है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहले तो आप दो इस तरफ कर लीजिए, इस तरफ मान लीजिए हमने ग्रामीण लिखा है तो इस तरफ यही रख देते हैं, इस तरफ शहरी। तो जब आप सबसे पहले करेंगे तो सबसे पहले तो एक डेफिनेशन का आपका डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस का पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। डेफिनेशन का पॉइंट कि आपका भाई ये वे ऑफ लिविंग है, ये स्पेसिफिक वे ऑफ लिविंग है। दूसरा, आप यहाँ पे एजुकेशन का एक पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट बता रही हूँ, बस इन पॉइंट को ध्यान रखिए, बाकी आपका डिफरेंस हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन आपको पता है ग्रामीण में शॉर्ट में भी मैंने कराया विथ परसेंटेज, उसमें बताया कितना कितना परसेंट है। एजुकेशन की बात करें तो शहर में ज़्यादा, गाँव की पहले बात करेंगे तो गाँव में एजुकेशन कम है, शहर में ज़्यादा है। लड़कों की भी कम है, लड़कियों की तो बहुत ही कम है, और शहर में लड़कों की भी ज़्यादा और लड़कियों की भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा। दूसरा पॉइंट हो गया एजुकेशन का। तीसरा पॉइंट अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ हो गया, ठीक। अभी जो आपने 3 पॉइंट देखा ना, एजुकेशन, हेल्थ एंड वर्क पार्टिसिपेशन, वो तीनों पॉइंट आपका यहाँ पे रहेगा जो 3 पॉइंट बनाएगा, एजुकेशन, हेल्थ एंड वर्क पार्टिसिपेशन। तो सहभागिता गांव में ज़्यादा होती है कि शहरों में ज़्यादा होती है? अब यहाँ आप गलत कर जाएंगे। सहभागिता, कार्य सहभागिता गाँव में ज़्यादा होती है, क्योंकि आप देखेंगे गाँव में महिलाएँ घर के काम के साथ साथ बाहर खेतों में भी जो है अपने बच्चों के साथ या परिवार के साथ लगती हैं, कार्य करवाती हैं। जबकि शहर में आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी कम सहभागिता है, जो रिपोर्ट है 2011 की, ये मैंने बता रही हूँ रिपोर्ट के आधार पर है, ठीक है। तो 3 हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, वर्क पार्टिसिपेशन हो गया। इसके बाद आप एक रिलेशंस का पॉइंट बनाएंगे, 5वां पॉइंट रिलेशन। यहाँ पर ग्रामीण में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, जबकि शहरी पर्यायवास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके संबंध माध्यमिक होते हैं। क्लियर है? तो ये आपका रिलेशन हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई आपका नियोजन, आपकी प्लानिंग, तो प्लानिंग की अगर हम बात करें या फिर हाउसिंग की बात आप कर सकते हैं, प्लानिंग या हाउसिंग एक प्रकार से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शहर के जो घर होते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा किसकी बहुलता दिखेगी? ईंटे पत्थर की। मतलब अगर मैं शॉर्ट पे कहूँ तो यहाँ के घर नियोजित होते हैं, बस्तियाँ, मतलब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन गाँव में इस चीज़ की थोड़ी आपको कमी दिखेगी, वहाँ पर आपकी कच्ची सड़कें, इस टाइप से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और आपका बनेगा साक्षरता दर का, जो लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट आपको पता है गाँव में
कम है, शहर में ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप लैंगिक असमानता की बात करते हैं कि भाई जेंडर इक्वलिटी हमें ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको पता है कि हमें जेंडर इक्वलिटी शहर में ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्या चीज़? जो इक्वलिटी है, जो जेंडर इक्वलिटी है, ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलेगी? शहर में। गाँव में थोड़ी कम हमें देखने को मिलेगी जेंडर इक्वलिटी। क्लियर हुआ इतना? तो इसके अलावा जो है आप और भी अपने से भी पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं कि गांव में कैसे कैसे होता है। बाकी मैंने आपको 7-8 पॉइंट दे दिया है, तो इतना आपके लिए काफ़ी है डिफरेंस के आधार पे। क्लियर है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट 2 ऑफ द जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई हो, कैसी लगी हो, तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसके साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।